come to the point. Relation between astronomical unit, light year and parsec क्या होता है, ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स. वी नो वेरी वेल कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर होता है. उसके बाद 1 लाइट ईयर कितना होता है? 1 लाइट ईयर इक्वल होता है 9.1 होता होगा मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर. उसके बाद 1 पैरालैक्टिक सेकंड जो सबसे बड़ा है इन तीनों में से, दैट इज 3.1 मल्टीप्लाई 10⁻16 मीटर. क्वेश्चन ये नहीं है कि इन तीनों की वैल्यू बतानी है, क्वेश्चन ये है इन तीनों के बीच में रिलेशन बताना है. और रिलेशन का मतलब कुछ नहीं होता, जैसे हम कहते हैं ना 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, तो 1000 ग्राम हो गए, तो वो रिलेशन ही तो है किलोग्राम और ग्राम के बीच में. मैथमेटिकल रिलेशन वही तो है. तो मुझे ये बताना है कि 1 लाइट ईयर में कितने पारसेक होते हैं या 1 पारसेक में कितने लाइट ईयर होते हैं. इन तीनों के बीच में रिलेशन बताना है. और तीनों के बीच में रिलेशन कैसे बताओगे? तीनों को आपस में डिवाइड कर दो. तो चलो शुरू करते हैं. 1 2 और 3, 1 2 और 3. प्लीज ध्यान से देखें यहां पे क्या होगा. देखो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर में से. यस स्टूडेंट्स, व्हिच इज ग्रेटर? लाइट ईयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड कीजिएगा. किसको किससे? 2 को फर्स्ट से डिवाइड करो. विजिबल है सभी को? Yes, sir. 2 डिवाइड बाय 1. 1 लाइट ईयर डिवाइड बाय 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 9.1 डिवाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर डिवाइड बाय 10⁻11 मीटर. मीटर से मीटर कैंसिल. और बच्चों सुनो, 15 6 जा 90 होता है. पॉइंट यहां पॉइंट कट गया. 91/15. तो अप्रोक्सीमेट ये 6 आएगा कि नहीं आएगा? 6 आएगा. फिर 10⁻15 ये 11 ये, तो 10⁻4 बचेगा यहां से. तो ऐसे में क्या हुआ? 1 लाइट ईयर इक्वल टू, प्लीज ध्यान से समझें, 1 लाइट ईयर इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो यहां से. 6 मल्टीप्लाई 10⁻4 AU. This is the relation between light year and astronomical unit. Any doubt or not? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए. ये रिलेशन आ गया. किसके बीच का रिलेशन है ये? लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच का. ओके, आई सेड ओके. Okay, sir. यस. नाउ कम टू द पॉइंट. 3 को डिवाइड करें 2 से. 3 डिवाइड बाय 2, व्हाट इज 3? 1 पारसेक. व्हाट इज 2? 1 लाइट ईयर इक्वल टू 3.1 डिवाइड बाय 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻16 डिवाइड बाय 10⁻15. मीटर और मीटर से मीटर कैंसिल. ठीक है. और प्लीज ध्यान से सुने, 31/91, 33 जा 90 होता है कि नहीं होता? तो 1/3 अप्रोक्सीमेट आएगा. और 10 की पावर ऊपर 10 16 और 15 से एक 10 बचेगा बस.
तो 10/3 लगभग 3 आया कि नहीं आया? 3.33 आएगा। तो मैं यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा रहा, यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल का साइन लगा रहा हूं, चल जाता है। डेसिमल पार्ट को थोड़ा सा हम हटा देते हैं, लेकिन हम साथ साथ अप्रोक्सीमेशन का साइन लगा रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा। इज इट क्लियर? तो 1 लाइट ईयर वहां जाके मल्टीप्लाई में, सो फाइनली 1 पारसेक इक्वल टू 3, नियरली इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ लाइट ईयर। यस स्टूडेंट्स, हैव एनी डाउट और डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. किसके बीच का रिलेशन है ये? एवरीबडी, नॉट ओनली 2 और 3 स्टूडेंट्स, एवरीबडी से यस और नो। आगे बढ़े? Yes, sir. यस, आगे बढ़ेगा, वेरी गुड। अब देखिए 2 को 1 से डिवाइड कर दिया तो लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच का रिलेशन आ गया। 3 को 2 से डिवाइड कर दिया तो पारसेक और लाइट ईयर के बीच का रिलेशन आ गया। अब बारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को पारसेक से डिवाइड कर दो, तो यानी कि 3/1, मतलब पारसेक को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से डिवाइड कर दो। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन आ जाएगा। यस स्टूडेंट, 1 पारसेक डिवाइड बाय 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1 पारसेक 3.1, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5, 10⁻16 डिवाइड बाय 10⁻11 मीटर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, 15 2 जा 30 अप्रोक्सीमेट 15 2 जा 30 मल्टीप्लाई 10⁵, 11 में से 16 गया, 5 रह गया, 11 में से 15 गया, क्या रह गया? क्या रह गया बताइए? 5 रह गया। तो इट मींस क्या आएगा कि 1 पारसेक इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यस स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी डाउट? अरे सही है क्या? Yes, sir. हाँ बच्चों, इस धरती पे जिसने जन्म ले लिया उसके अंदर मास तो है ही। तो मास की डेफिनेशन क्या है? मास की डेफिनेशन देखो, मैं फंडामेंटल की बात कर रहा हूं। अभी मैंने फंडामेंटल की बात की डिस्टेंस के रूप में, अब मैं बात कर रहा हूं मास की, क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड in a substance is called its mass। ध्यान से देखिएगा, मास क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, ठीक है? समझ रहे हैं आप सभी? और दूसरी बात, मास की कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए आप। वैसे ऐसे यूनिट क्या होती है मास की? किलोग्राम, केजी। ठीक है स्टूडेंट्स? नाउ द पॉइंट इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास। अच्छा ये बताइए कि किसी ऑब्जेक्ट का मास, ऑब्जेक्ट का मास मैं कह रहा हूं 0 होता है क्या? No, sir. 0 हो सकता है क्या किसी ऑब्जेक्ट का मास? No, sir. यस, सो मास कैन नेवर बी 0। नेगेटिव हो सकता है?
नेगेटिव हो सकता है क्या? नो सर। बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल भी। यस, ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। और आई थिंक अब मुझे आपको इस शब्द से आपको रूबरू करवाने की जरूरत नहीं है कि स्केलर का क्या मीनिंग होता है। डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, जिसके ऊपर डायरेक्शन का कोई इंपैक्ट ना हो। यस स्टूडेंट्स, थर्ड वन, मास does not depend on shape of the body। क्या बॉडी की शेप पे डिपेंड करता है किसी बॉडी का मास? नो सर। मतलब ये है क्वांटिटी ऑफ मैटर है ना सभी में। तो बच्चों क्वांटिटी ऑफ मैटर है तो मास तो है। अब बॉडी कैसी भी हो, इरेगुलर हो, किस तरह की भी हो, लेकिन मास तो उसका होगा ही होगा, तो वो शेप पे डिपेंड नहीं करता। फोर्थ पॉइंट देखिए, जब दो ऑब्जेक्ट के मास को ऐड करते हैं ना तो सिंपल अलजेब्रिकली ऐड कर देते हैं, क्योंकि है ना स्केलर। अब वेक्टर की तरह थोड़ा है कि वेक्टर एडिशन सिंपल एडिशन से हट करके होता है। तो यहां क्या आएगा कि मास फॉलो क्या सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रिक एडिशन। कैसा एडिशन? कैसा एडिशन? यस स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली अलजेब्रिक एडिशन। ठीक है, यस यस ऑब्वियसली। फिफ्थ पॉइंट इज, क्या मास के ऊपर, क्या मास टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? क्या मास टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? नहीं करता। मास डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अब किसी बच्चे ने ये सोच लिया कि सर पानी है, इतनी तेज गर्मी हो रही है, धूप में रख दो इवापोरेट हो जाएगा, इवापोरेट होने से पानी तो खत्म हो गया। आप कह रहे हो कि मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। अरे भाई, जितना इवापोरेट हुआ है उतने मास के बराबर वेपर बन गए, इसमें क्या दिक्कत है? बिकॉज वाटर कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो जितने ग्राम पानी था, जितना ग्राम कम हो गया उतने ग्राम के वेपर बन गए। क्लियर? लेकिन मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। तो इसलिए मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। कभी आप सोचो कि टेम्परेचर के डिपेंड होने से किसी बॉडी का मास खत्म हो गया, वो स्टेट बदल गई उसकी, लेकिन मास टोटल फिर भी उतना ही है। एवरीबॉडी, एनी डाउट और नॉट? यस, इट शुड नॉट बी। और सिक्स पॉइंट ये भी है, इसी में लिख देता हूं, एंड प्रेशर। प्रेशर पे भी जो है, प्रेशर का भी मास के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मास ऑफ ए बॉडी is constant if velocity of body is very much less than, दो बार लेस देन का साइन लगा रहा हूं, किससे? वेलोसिटी ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट से। मैंने वेलोसिटी कह दिया,
ये एक ऐसा फैक्टर है जिसमें अपने को ये सीखने को मिलेगा कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो उसका मास बदल सकता है भाई। और प्लीज ध्यान से सुने, अभी तक आप लोग पढ़ते आए होंगे कि मास को बदलते हुए नहीं सुना होगा, कुछ ने सुना भी होगा, लेकिन आज मैं आपको ये बता देता हूं बॉडी का मास चेंज हो सकता है। बॉडी का मास चेंज हो सकता है अगर उस बॉडी की वेलोसिटी ऑफ लाइट के अप्रोचेबल हो। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी व्हीकल लगा लो आप एरोप्लेन तक लगा लो आप, उसमें वेरिएबल मास इसलिए होता है क्योंकि वो उसका फ्यूल खत्म होता रहता है। लेकिन वहां वेलोसिटी ऑफ लाइट वाला कंसेप्ट नहीं है, उसमें तो उसका मास कम होता जा रहा है, इसलिए उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। वो कंसेप्ट अलग अलग है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आप आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट देख लो आप, जिनको देख सकते हो, और आप समझ जाइए अब, जिनको देख सकते हैं तो हम मैक्रोस्कोपिक साइज के पार्टिकल की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते हम, प्रोटॉन को नहीं देख सकते, माइक्रो साइज के पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल्स नहीं पता क्या होते हैं, लेकिन इनका मास है ना वेरी कर सकता है अगर इनकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के अप्रोचेबल हो जाए तो। ध्यान से सुनिएगा। और मैं आज आपको आइंस्टाइन का एक इक्वेशन, आइंस्टाइन की एक रिलेशन, जिसके बिहाफ पे पूरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टिकी हुई है, उस रिलेशन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। और आइंस्टाइन ने उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यही कहा था, मास इज कन्वर्टेबल इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इज कन्वर्टेबल इनटू मास, यानी कि वाइस वर्सा। और वो रिलेशन क्या है, प्लीज ध्यान से सुने। अकॉर्डिंग टू, अब ये पूरा 6 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं मैं आपको। यस, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन या आइंस्टीन्स इक्वेशन, क्या इक्वेशन है देखो, समझ लो। आज समझने का बेहतरीन मौका है, आराम से समझाऊंगा, वैसे भी आगे भी आराम से समझाता, शुरुआत है इसकी, तो इसलिए ये कंसेप्ट आगे भी इस्तेमाल कहीं भी हो तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। मैं आज आपके सामने दो नई बातें रिप्रेजेंट करूंगा इस मास को लेकर के, मूविंग मास और रेस्ट मास। ये यहीं पे क्यों आया, ये पॉइंट यहीं पर क्यों आया, मूविंग मास और रेस्ट मास, समझ रहे आप मेरी बात को? वो इसलिए आया क्योंकि मूविंग मास का मतलब होता है जहां पे बॉडी का मास बदल रहा हो, और रेस्ट मास मतलब जहां पे बॉडी का मास नहीं बदल रहा हो स्पीड के साथ। तो ये जितने भी बड़े साइज के ऑब्जेक्ट है ना आसपास के, कोई भी व्हीकल लगा लो आप, कोई भी व्हीकल, तो उनकी स्पीड चेंज नहीं होती। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर, तो व्हाट इज m, प्लीज ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज m? m क्या होता है? m होता है मास, लेकिन कैसा? मूविंग मास। ऑब्जेक्ट है ना, इनका मास चेंज नहीं होता, तो इनका मास अगर ये रेस्ट पे है तब भी उतना ही है, मूव कर रहे हैं तब भी उतना ही है। ये मत सोचने लग जाना कि ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो मूविंग मास आएगा। ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके आगे, उसके लिए मूव कर रहा है तो मूविंग मास, ये बिल्कुल नहीं सोचना है आपको। मूविंग मास इस शब्द का इस्तेमाल तभी होगा जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के अप्रोचेबल हो। और अब मैं आपको इस मूविंग मास और रेस्ट मास के बीच में रिलेशन बता रहा हूं, द रिलेशन बिटवीन m एंड m नोट। प्लीज ध्यान से सुने, m नोट क्या है? रेस्ट मास है। m नोट क्या है? रेस्ट मास है। और इसके बीच में रिलेशन है m इक्वल टू m नोट डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। प्लीज ध्यान से सुने, देखें, समझें इस टर्म को, क्या है ये? m इक्वल टू m नोट
डिवाइड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर का रूट। बच्चों m नॉट रेस्ट मास है, मतलब ये रेस्ट मास कब होता है, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी हो कि उसका मास चेंज ही ना हो, और m जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट के अप्रोचेबल हो तो उसका मास बदलने लगे, और v ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की स्पीड जो भी हो। और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जब आपसे ये पूछा जाए कि व्हेन v, जब v c के अप्रोचेबल हो, मतलब लेस देन तो रहेगा, वेरी मच लेस देन नहीं है, लेस देन है, तब मैं आपको बता देता हूं जो ये m आएगा ना मूविंग मास, मैंने पहले लिख रखा है, m नोट का मतलब रेस्ट मास है और m का मतलब मूविंग मास है। देख लो आप ये बच्चों, ध्यान से देख लेना इसको। तो बच्चों ये क्या है, मूविंग मास m नोट से ज्यादा होता है, रेस्ट मास से ज्यादा होता है। इट मींस अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदलने लगे तो बच्चों ज्यादा होने लगे तो उसका मास बदलने लगता है। अब कोई ये सोचे कि सर कोई चीज उसमें ऐड हो जाती है क्या, कोई चीज उसमें ऐड हो जाती है क्या जो सब्जेक्ट के अंदर जो उसका मास बढ़ गया, नहीं, वो मास कहां से आता है, यहां से। एनर्जी तो पता होती है, c स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो मास आ जाएगा उसका, ठीक है। तो ये मूविंग मास यहां से आ जाएगा, रेस्ट मास उसका पता ही होता है, तो वो जो मास आया वो एनर्जी की फॉर्म में उसमें ऐड हुआ। आइंस्टाइन की थ्योरी यही तो है कि एनर्जी इज कन्वर्टेबल इनटू मास एंड वाइस वर्सा। तो इसका मतलब अगर बॉडी इतनी स्पीड से मूव कर रही है कि उसका मास ही बढ़ने लगा, इसका मतलब ये हुआ दो ही चीजें होंगी, या तो मास बदलेगा नहीं या फिर बढ़ेगा, कम होने का सवाल नहीं है। एवरीबॉडी, एनी डाउट? यस, डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ध्यान रखना। क्लियर है कि या तो बढ़ेगा या फिर कुछ नहीं बढ़ेगा, और बढ़ेगा कब, जब वेलोसिटी ऑफ लाइट को अप्रोच करेगा। क्लियर, इस बात का ध्यान रखना। तो मूविंग मास और रेस्ट मास शब्द में कोई डाउट हो किसी को, बताओ। नो सर। हाँ, तो बच्चों पॉइंट यही है, m इक्वल टू m नोट। नाउ अब बारी है इसके बाद, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द स्क्रीनशॉट and last 2 points that I will discuss today about the mass. First of all पहले आप इसको नोट डाउन करें। यस, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, ध्यान दें। एक आता है ऐसा यूनिट के अलावा एटॉमिक मास यूनिट, मास की यूनिट है ये, एटॉमिक मास यूनिट AMU, और 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1/12 किसका, किसका, ऑफ मास ऑफ ए कार्बन एटम, ऑफ ए कार्बन एटम। क्लियर, एक कार्बन एटम का मास निकाल के उसको आप 12 से डिवाइड कर दो, और जब आप 12 से डिवाइड करोगे ना तो 1 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा। और कितना होता है, ध्यान दें, कार्बन का 12 ग्राम है मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास। एवोगैड्रो नंबर के बराबर उसके अंदर एटम होते हैं। तो जो एक एटम का मास होगा, एक एटम ये, तो उसका मास हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 ग्राम। ये एक एटम का मास आ गया, और जब ये एक एटम का मास आ गया तो 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना बनेगा, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना बनेगा, 1/12 मल्टीप्लाई 1 एटम का मास कितना है कार्बन का, 12/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। 12 से 12 कैंसिल, और आंसर आएगा जब इसको आप सॉर्ट आउट करोगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ध्यान देना,
ये 1 एटॉमिक मास यूनिट है। तो यानी कि मैंने क्या बताया, मास की यूनिट बताई अब। यस स्टूडेंट्स, एनी डाउट यू हैव? No, sir. किसी को डाउट है क्या, बताइए। Yes, sir. यस अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है मास की एक और यूनिट का नाम चंद्रशेखर लिमिट। ये मास की सबसे बड़ी यूनिट है, CSL, चंद्रशेखर लिमिट। और बच्चों, इट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ मास, बिगेस्ट यूनिट ऑफ मास। और 1 चंद्रशेखर लिमिट इक्वल टू 1.4 टाइम्स किसका, मास ऑफ सन। सन के मास का भी 1.4 टाइम्स होता है चंद्रशेखर लिमिट। और सन का मास का ऑर्डर मैं आपको बता देता हूं, लगभग 10⁻30 किलोग्राम। तो आप अंदाजा लगाइए कि 1 चंद्रशेखर लिमिट इज इक्वल टू 1.4 मल्टीप्लाई 10⁻30 kg। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? No, sir. एनीबडी? No, sir. Yes, it should not be. Now, last but not least, इसके बाद अगर बात आती है, एटॉमिक मास यूनिट आपके पास हो गया, चंद्रशेखर लिमिट आपके पास हो गई। हाँ, बस यही है 1 मीट्रिक टन। वो तो बात की बात है, क्विंटल पे कितने ग्राम होते हैं, किलोग्राम 100। 1 मीट्रिक टन मतलब 1000 किलोग्राम। और एक चीज मैं आपको और यहाँ पे कहूंगा कि मास को मेजर करने के लिए नोट कर लेना इस बात को जो मैं बताने जा रहा हूं, नोट कर लेना। क्या नोट तो पूरा ही करना है सभी, कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसा अपरेटस है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ इज एन अपरेटस जिसका काम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास भी निकाल सकते हैं हम इससे। स्टूडेंट्स, किसका मास निकाल सकते हैं? यूज टू फाइंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट? दिस इज मास स्पेक्ट्रोग्राफ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडे व्हाट वी हैव डिस्कस्ड about the mass, its various units and its variation with velocity also. Yes students, किसी तरह कोई डाउट है क्या आप लोगों का? No, sir. कोई डाउट तो नहीं है ना? No, sir. Okay, so we will meet tomorrow.